हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 18 मार्च 2021 और 18 मार्च 2021 की जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपके आगामी एग्जाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो आपके जो क्लास है ये आपकी एयरफोर्स हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, स्टेट पीसीएस, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी लेखपाल, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपका करंट अफेयर आता है ये क्लास उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी क्लास साबित होने वाली है। और अगर आप लोग इसी तरीके से आगे प्यार को बनाए रखते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करते हैं और चीज़ें और करते हैं तो आप लोगों को क्या होगा कि इससे इसी चैनल पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें तैयार करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जो लोग साथी अभी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपको डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बन जाता है और क्या क्या उससे फैक्ट निकल के आते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न की बात हो रही है, दिल्ली को अपना शिक्षा बोर्ड यहाँ पे मिल गया है। तो देखो यहाँ पे क्या होता था, पहले चीज़ें हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो न्यूज़ निकल के आ रही कि दिल्ली को अपना पहला शिक्षा बोर्ड यहाँ पे मिल गया है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि दिल्ली जो है पहले इसका कोई बोर्ड नहीं था, शिक्षा का कोई बोर्ड नहीं था। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश का एक अलग से बोर्ड है, ठीक, बिहार का एक अलग से बोर्ड है, उत्तराखंड का एक अपना अलग से बोर्ड है। ठीक इसी तरीके से क्या है कि दिल्ली को भी अपना एक बोर्ड मिल गया है, जैसे पहले नहीं था। पहले क्या होता था, पहले सीबीएसई जो होती थी वो उसको कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, सेंट्रल का एग्जाम होता था तो सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी। इसी तरीके से क्या हुआ, अब दिल्ली को अपना एक शिक्षा बोर्ड मिल गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी साथियों को कि इसमें क्या आपको चीजें याद रखनी है। तो आपसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में कौन से किसको अपना बोर्ड मिल गया है, शिक्षा का बोर्ड मिल गया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिल्ली बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग समझते हैं या फिर और इससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। दिल्ली सरकार ने यहाँ पे बात हो रही, दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल की एजुकेशन डीबीएससी की स्थापना की घोषणा कर दी है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है डीबीएससी। अब देखो डीबीएससी क्या है, एक बार फुल फॉर्म समझ लेते हैं। दिल्ली बोर्ड स्कूल्स ऑफ एजुकेशन के नाम से इसका क्या है, ये इसका पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें, आगामी 2021-22 शैक्षणिक सत्र में 20 से 25 स्कूल नए बोर्ड के अधीन होंगे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो ये भी आपको आगामी आपका 2021 और 22 का नया सेशन स्टार्ट होगा तब से क्या आपको चालू हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड की अगर हम बात करें, बोर्ड में एक शासी निकाय होगा जिसका अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करेंगे। मतलब एक निकाय बना दिया जाएगा जिसका कोई एक हेड होगा, तो उसका जो हेड होगा वो शिक्षा मंत्री यहाँ पे करेंगे। इसी की और हम बात करते हैं तो इसमें दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए एक कार्यकारी निकाय भी होगा और इसके अच्छा एक सीईओ भी करेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से क्या चीजें हो, जैसे मान लो कोई एक कंपनी होती है, इस कंपनी में क्या होता है कि आपने देखा होगा कोई एक फाउंडर होता है और फाउंडर के बाद में एक सीईओ भी होता है। इसी तरीके से क्या इस बोर्ड को यहाँ पे, और अगर हम इसकी बात करें तो वहां पे अगर आपसे पूछ लेता है दिल्ली के वर्तमान समय में सीएम कौन है, तो अच्छे से आपको पता होगा कौन, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है अभी हाल ही में किसको अपना शिक्षा बोर्ड मिल गया, तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिल्ली को अपना शिक्षा बोर्ड मिल गया है। मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, पहले दिल्ली का कोई बोर्ड नहीं था शिक्षा का, लेकिन अब क्या है वहाँ पे, जैसे उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड हो गया, बिहार का बिहार बोर्ड हो गया, इसी तरीके से दिल्ली का डीबीएससी बोर्ड यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, आई थिंक, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों को साथ में शेयर किया करिए और इसके साथ साथ क्या होगा, आप लोगों को बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात यहाँ पे क्या हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही, प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सलाहकार ने दे दिया इस्तीफा। अब जरा इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पता होना चाहिए, प्रधान सलाहकार की बात हो रही, प्रधान सलाहकार ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। तो देखो होता क्या है, प्रधान सलाहकार जो होता है ये पीएमओ जो होता है, ठीक है ना, तो पीएमओ के जो मेन होता है वो होता है प्रधान सलाहकार। जैसे क्या होगा कि उनको कोई सलाह देनी हो गई, किसी बात पे डिस्कस करना हो गया, अगर जैसे मान लो अगर आप अपनी कोई भी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हो तो ये जो होगा ये सबसे पहले नंबर प्रधान सलाहकार के पास में जाएगा, तब वो बात किसके पास पहुंचेगी, प्रधानमंत्री के बाद में बात पे पहुंचती थी। ठीक है, उसी के यहाँ पे क्या वो जो थे उन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसा कि आपको फोटो में यहाँ पे दिख रहे होंगे ये कौन है, तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ इनका नाम क्या है, पीके सिन्हा। तो अच्छे से आप लोगों को याद रखना है, आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में प्रधान मोदी के जो प्रधान सलाहकार थे इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पीके सिन्हा यहाँ पे आंसर
हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे ये क्या थे, ये एक आपके आईएएस जो अधिकारी होते हैं वही यहाँ पे बन के निकल के आते हैं, ठीक है। और अगर इसकी और बात करते हैं, पीओएमए में शामिल होने से पहले 1977 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी सिन्हा। अब देखो आपको ये तो बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश के ये थे, ठीक है ना। आईएएस के इतिहास के कैबिनेट सचिव के सीट के पद पर रहे और 3 एक्सटेंशन पाने वाले इकलौते व्यक्ति थे। तो ये भी साथ में आप लोगों को साथ में चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के थे और 1977 बैच के क्या थे, ये आईएएस अधिकारी थे। तो इन्होंने अभी हाल ही में क्या है कि पीएमओ से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको चीजें आ गई होंगी। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये यहाँ पे कोनरू हेम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुन गया है। अब देखो जरा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोनरू हम्पी हैं ये आखिर किस खेल से संबंधित हैं या क्या हैं ये। तो आपको मैं अच्छे से बता दूं, ये एक क्या है, शतरंज चैंपियन है। क्या है, शतरंज चैंपियन। जैसा कि आप लोगों को इस फोटो में देखो दिख रहा होगा, ये सोच रही हैं कि क्या अब कौन सी गोटी को चलना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कोनरू हम्पी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोनरू हम्पी किस खेल से संबंधित, तो आंसर क्या आएगा, शतरंज से क्या है ये खिलाड़ी है, ठीक है। तो इन्हीं को अभी हाल ही में बीबीसी की ये बात हो रही है, यहाँ पे बीबीसी ने क्या कर दिया है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के लिए 2021 के लिए चुन लिया है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 को किसको चुना गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोनरू हम्पी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी और डिटेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियन शतरंज चैंपियन कोनरू हम्पी 23 वर्ष, ये है कितनी, 33 वर्ष की हैं। इन्होंने बीबीसी इंडियन पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। अगर इसकी हम बात करते हुए 2002 में 15 वर्ष की में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थी। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है कि अगर युवा की बात करेंगे तो ये एक बार युवा भी रह चुकी हैं। उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार मिला और 2007 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो आपसे स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछ लेगा कि 2003 में कोनरू हम्पी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। अगर पूछ ले 2017 में को क्या मिला था, तो क्या आ जाएगा आंसर, पद्मश्री। अगर आपसे पूछ ले तो 2021 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया है। और अगर इसी की बात करते हैं, ये कहां की रहने वाली हैं, वो आंध्र प्रदेश की। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी खिलाड़ी हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पूरी अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करना है। ये नहीं होगा कि कभी इस चैनल से पढ़ लिया, कभी उस चैनल से पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कोनरू हम्पी जो है कौन से स्टेट से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। इसी की अगर हम बात करें, अनुभवी एथलीट जो हैं अंजू बॉबी जॉर्ज ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीत लिया है। तो ये भी साथ में एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला। और ये क्या है, एक एथलीट है, ठीक है। इसी की अगर हम बात करते हैं तो युवा निशानेबाज मनु भाकर ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए यहाँ पे जीत लिया है। तो ये आपके 3 प्रश्न थे, 4 प्रश्न आपको निकल के आ गए हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो जितने प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, इन सभी को आपको ध्यान से समझना है। एक एक पॉइंट आपको अपनी कॉपी में अगर नोट करते जा रहे हैं, तो विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर का कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं, अब मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता हूँ वो भी साथ में अपनी कॉपी में अगर नोट करते रहेंगे, तो कोई समस्या आपको करंट अफेयर में नहीं होने वाली है, ठीक है। जितने भी साथी नए साथी हैं क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को सबसे पहले नंबर पर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। उनको बताएं कि क्लास आपकी यहाँ पे कितनी अच्छी क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये इससे कोनरू हम्पी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप मैंने सभी को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही, बांग्लादेश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। अब देखो क्या है, आपसे कौन कौन सी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बांग्लादेश का जो सूचना मंत्रालय था, सूचना मंत्रालय का मतलब है कि जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सूचना मंत्रालय क्या करता है, जारी करता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी अब क्या हुआ, उसका नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया, नाम चेंज हो गया। तो वही चीजें आपको पढ़ना है। आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे, ठीक है। जरा समझ लेते हैं इसको। बांग्लादेश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला कर लिया। अब देखो क्या होता है भाई, कोई भी सूचना होगी, अगर कोई भी सूचना होगी तो उसका प्रसारण किया जाएगा, मतलब प्रसारित किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, आप घर में बैठे हो और कोई भी न्यूज देख रहे हो टीवी पे, तो वो उसका प्रसारण हो रहा है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने नाम रख दिया है सूचना मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है।
आगे इसी की बात करते हैं। राष्ट्रपति ने स्वीकृति मिलने के बाद प्रवर्तन नाम के लिए गजट यानी कि आपका जियो जारी कर दिया है। और इसी की बात करें, बांग्लादेश के आज़ाद होने से पहले मंत्रालय का नाम क्या था? सूचना एवं बेहतर मंत्रालय था। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। आपसे स्टैटिक जीके में पूछ लेगा कि जब बांग्लादेश आजाद होने से पहले मंत्रालय का नाम क्या था, तो आंसर क्या आ जाएगा? सूचना बेहतर मंत्रालय था, जिसे बदलकर सूचना प्रसारण मंत्रालय 1982 में सूचना मंत्रालय कर दिया गया था। ठीक है, तो कई बार चेंज होता रहता है, तो इसी को आपको चीजें याद रखनी है। अब बांग्लादेश के सूचना मंत्री की बात करें, हसन महमूद यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो कई सारे प्रश्न आपको निकल के एक प्रश्न से आपको 10 से 12 प्रश्न यहाँ पे निकल के आते हैं। तो एक एक चीज को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप आराम से बैठे हुए हो और फोन चला लिया और देख रहे हो, ऐसा चीजें तैयार नहीं होती हैं। ठीक है ना, आपको तुरंत याद रहेगा, लेकिन जब आप कल को रिवीजन करना चाहोगे तो क्या फिर से वीडियो को देखोगे, तो उस पर क्या होगा? आपका टाइम भी लॉस होगा, लेकिन और आपको चीजें याद भी नहीं होंगी। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब देखो आगे हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न, जो आज जितने भी प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो साथी इसको मिस करेगा ना, फिर वो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने खड़ी होने वाली हैं। किरण बेदी को राष्ट्रपति ने वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। अब देखो, सबसे पहले नंबर पे आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने वेटन ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया? प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? किरण बेदी आ जाएगा। ठीक है, और इनको तो बहुत अच्छे तरीके से सभी साथी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही? वेटन ऑफ ऑनर, ये एक पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया। किसको? किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया किसने है? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा। और जब राष्ट्रपति की बात आती है तो अच्छे से आपको पता होगा कौन है? रामनाथ कोविंद, जो कहां से, इनका अगर गांव की बात करें तो ये कानपुर देहात जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सभी चीजें आप लोगों को एक एक अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको याद क्या रखना, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यहाँ पे बात हो रही भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल, अब देखो क्या हुआ, कई सारे साथी यहाँ कंफ्यूज भी हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने पुडुचेरी में ही उपराज्यपाल थी और इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। किसने? किरण बेदी ने। तो ये भी चीज आप लोगों को याद रखना है। अब वहां के कोई और है, लेकिन अभी यहाँ पे पुडुचेरी की जो उपराज्यपाल थी उन्होंने इस्तीफा दे के, कौन थी? किरण बेदी थी। ठीक है, और इन्होंने क्या है? वेटन ऑफ ऑनर के लिए क्या मिला इनको पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवाओं से सम्मानित किया गया है कि उन्होंने किस तरीके से वहां पे सेवाओं को जारी रखा है, बहुत अच्छी वहां पे उनका प्रशासन रहा है, इसी तरह इनको क्या यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, वेटन ऑफ ऑनर भारतीय गणराज्य राज्य चिन्ह से अलंकृत है, मतलब राज्य चिन्ह है, वहां पे जैसे स्टेट का कोई सिंबल होता है उसी का सिंबल यहाँ पे प्रदान किया जाता है। आपसे पूछ लेगा वेटन ऑफ ऑनर में क्या पुरस्कार दिया जाता है, तो कोई स्टेट होगा, जिस स्टेट का होगा उसी स्टेट का साइन जो होगा उसको दे दिया जाएगा। जैसे अगर हम अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, तो आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो क्या क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है, आप लोग कमेंट में करिएगा। कमेंट में आपका डेली चेक करूंगा कि आप कौन साथी किस किसने आपका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसी की और बात करते हैं, किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस अधिकारी थी, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी क्या हो जाएगा? 1972 में यहाँ पे अपनी सेवा शुरुआत की थी। तो आपसे 4 से 5 प्रश्न इसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में वेटन ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आप सभी का आंसर आ जाएगा किरण बेदी आएगा। किसने किया? तो राष्ट्रपति ने हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू पूरी तरह से चालू हो गया है। अब देखो यहाँ पे आपसे 2 से 4 प्रश्न यहाँ पे पूछ ले जाएंगे, तो किस तरीके से पूछे जाएंगे यही चीज आपको समझनी है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात हो रही, और इसका नाम क्या है? फुगाकू नाम है यहाँ पे। तो ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्या होगा, आपने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा तो आप एग्जाम में भी इसको कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात हो रही दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। तो सुपर कंप्यूटर की जब बात होगी तो वो दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके चीज अगर आपसे इंडिया का पूछ लेते तो क्या हो जाएगा? परम हो जाएगा।
है ना, परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाएगा ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन जब बात होगी दुनिया की, वर्ल्ड की बात होगी, तो सबसे शक्तिशाली जो कंप्यूटर है फुगागो पूरी तरह से चालू हो गया है। इसी की अगर हम बात करें, इसे जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने रिकेन ने बनाया और जिसको विकसित फुजित्सु ने किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है। और अगर इसकी हम बात करते हैं, जापान के सूचना विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने के 74वें अनुसंधान योजना को चुना है। ठीक है, फुगागो जापानी सरकार का अल्ट्रा सोसाइटी द्वारा स्थापित करने के लिए अपनाया गया था और ये क्या करने के धीरे धीरे लोगों को सुरक्षित जीवन देने के लिए वहां पे कराया गया। इसमें के सुपर कंप्यूटर 100 गुना एप प्रदर्शन करता है। तो ये भी सभी साथियों को यहाँ पे याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूरी तरीके से चालू है, उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? फुगाकू यहाँ पे नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात हो रही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया। अब देखो जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले 8 मार्च को एक दिवस की बात की थी, उस दिवस का नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इसी जैसे आपको क्या मार्च के क्या है, मार्च के जितने भी मैं आपको डेली करवा ही रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अलग से मैं डे का एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों को जितनी भी थीम्स उससे रिलेटेड पढ़नी है तो वो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की बात हो रही है। तो ये कब मनाया जाता है? 14 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं इसके पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ पे बात हो रही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी IDM। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देती है, ये 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो प्रश्न है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये सभी साथियों को याद रखना, ये आपको बोलना नहीं, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही विषय की, विषय को इंग्लिश में थीम बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। तो आपसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया गया, इसमें कौन सी थीम थी? तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। समझ में आ गया? मतलब ये आपको याद रखनी है पूरी तरीके से, यही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। दिवस की शुरुआत गणित के महत्व और हर किसी जीवन में आवश्यक भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU के द्वारा की गई थी। अगर इसकी हम बात करें तो ये इसकी आधिकारिक जो घोषणा थी 14 मार्च से 26 नवंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक अनुसार 40वीं समारोह में किया गया था और यह 40 देशों से अधिक देशों में मनाया जाता है। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना। आपसे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है वो कितने देशों में मनाया जाता है? तो आंसर क्या जाएगा? 40 देश से अधिक देशों में मनाया जाता है। अगर आपसे थीम पूछता है तो मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी साथियों का। ठीक है ना, और अच्छे से आप लोगों को याद रखनी, आपने अगर अपने तैयारी करने का बेड़ा उठाया हुआ तो आपको करना पार तो आपको ही करना, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि बातों से काम चल जाए, आप सोचो कि सभी के पास समस्याएं होती हैं, तो अगर अपनी समस्याओं को हमेशा गिनाते रहोगे तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आप पे पड़ेगा, और वो फर्क अगर जल्दी पड़ जाएगा तो जो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो आप टारगेट बेस से तैयारी करें, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करें। आपकी यहाँ भी जो क्लासेस चल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, तो आप इसका फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, ये उन साथियों के लिए जरूर है जो साथी यहाँ पे इतनी दूर से क्या बोलते हैं शहर नहीं जा सकते हैं, पढ़ने के लिए नहीं सकते हैं। अगर आप गाँव में हैं, गाँव संबंधित कोई आपका फ्रेंड है, उसके पास शेयर करिएगा, उसको बताइएगा, ताकि वो भी शिक्षा को ग्रहण कर सके और अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना को पूरा कर सके। ठीक है ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। ठीक है, आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही, तो नेक्स्ट प्रश्न किस तरीके से आपको पूछ लेगा ये जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है समझते हैं जरा। यहाँ पे देखो प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, छठी IVSA वुमेन फोरम की बैठक क्या हो गई? आयोजित हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें आपसे पूछता है यहाँ पे। IVSA सबसे पहले नंबर पे इसको समझ लेते हैं कि IVSA आखिर है क्या। देखो ये क्या है, एक तरीके का देशों का सम्मिलित है। यहाँ पे कैसे? I से मतलब क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, B से मतलब ब्राजील हो जाएगा, SA से मतलब दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इससे क्या होगा, इसकी जो अभी हाल ही में बैठक हुई है वो कौन से नंबर की बैठक हुई है? तो छठी बैठक ये हुई है। आपसे पूछ लेगा अभी हाल ही में IVSA की जो वुमेन फोरम की बैठक हुई है कौन से नंबर की बैठक हुई है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? छठी, यानी कि 6वें नंबर की इसकी बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही? वुमेन की बात हो रही। तो अगर वुमेन की बात हो रही तो जो भी इन देशों की महिलाएं होंगी, उच्च पद पे होंगी, जिनको ये कार्यभार मिला होगा, वही तो उसकी बैठक करेंगी। भाई बात वुमेन्स की हो रही तो यहाँ पे मेंस कैसे आ जाएंगे? ठीक है ना, समझ लेते हैं जरा इसको हम लोग। छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका है IVSA वुमेन फोरम की बैठक जो वस्तुतः आयोजित की गई है। ठीक है,
अगर इसकी हम बात करते हैं, फोरम में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जो महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की दिशा में योगदान करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब महिलाएं जो हैं किसी चीज़ की अगर योजना की बैठक कर रही तो उनसे रिलेटेड जो भी संबंधित चर्चाएं होंगी उसी की तो बात चर्चा होगी यहाँ पे, ठीक है ना। आगे समझते हैं। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय सहयोग का मंच है, ठीक है। अगर इसकी हम और बात करते हैं, जो 3 अलग अलग महाद्वीपों भारत ब्राजील दक्षिण अमेरिका के 3 बड़े लोकतंत्र को प्रमुख अवस्था को एक साथ लाता है। और अगर इसकी हम बात करें कि भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। और आपको अच्छे से ये मंत्रालय का पता होगा, इसकी मंत्री कौन है, तो अच्छे से आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आएगा आंसर क्या, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, स्मृति ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो कौन है, वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे स्मृति ईरानी आ जाएगा, ठीक है। चीज़ें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर आप डिटेल्स में चीज़ों को लिख रहे होंगे, अच्छे से एक एक आप नोट्स बना रहे होंगे, तो विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको एक भी करंट अफेयर से यहाँ से आपका प्रश्न एग्जाम से बाहर होने वाला नहीं है। कोई ना प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न अगर पूछ लेता है IBSA की अभी हाल ही में भुवन फोरम की बैठक हुई है, कौन से नंबर की हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6ठी हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है कि भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किसने किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर इसका क्या रीजन है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है, अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो देखो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो 2 चीजें आपको याद, आपको सीधे सीधे क्या हो जाएगा, या तो उसका फुल फॉर्म दे देता है कि सीधे सीधे बताइए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। दूसरा पूछ लेगा कि ये किसको अवार्ड को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जरा समझ लेते हैं यहाँ पे, प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को 78 वर्ष के हो गए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव के द्वारा 2021 का FIAF अवार्ड यहाँ पे के लिए चुन लिया गया है, ठीक है। अगर इसकी और बात करते हैं तो वह भारतीय सिनेमा से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दुनिया की फिल्म धरोहर संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और योगदान हेतु FIAF का अवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या है, ये अगर इंडिया की बात करें तो ये पहले शख्स हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, या ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसको आप हाईलाइट करके जरूर याद कर लें, या आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में और हम बात करते हैं, अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड कब दिया जाएगा, तो 19 मार्च 2021 को ये प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर हम बात करें आज है 18 मार्च, कल इनको प्रदान किया जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये मार्टिन स्कोर्सेस और क्रिस्टोफर नोल द्वारा वर्चुअली प्रदान किया जाएगा। मतलब अब ये जाएंगे नहीं, लेकिन वर्चुअल के द्वारा क्या होगा, इनको प्रदान कर दिया जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं, FIAF के अवार्ड है, ये 2001 से शुरुआत इसकी की गई थी। तो ये आपसे स्टैटिक GK में प्रश्न पूछ लेगा कि FIAF का अभी हाल ही में क्या हुआ, एक अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये बताने इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, 2001 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। मतलब इसको 20 वर्ष हो चुके हैं, किसको, FIAF अवार्ड को लागू किए हुए, ठीक है ना। ये किसको मिल रहा है, तो ये अमिताभ बच्चन को मिल रहा है। और इनको तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि 20 से 25 मिनट में आपका 10 प्रश्न जरूर तैयार हो जाएं, ठीक है ना। ज़्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको बताने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसी के बाद में अगर आप लोगों को जब चीज़ें समझ में आई हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जो ये इस वीडियो में आपको पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से फ़ायदा आपको इतना होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, जब भी आपकी लाइव क्लास होगी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आप क्या क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और कई साथियों की ये भी शिकायत होती है कि सर आपका सुबह का टाइम है, तो आप अगर सुबह लाइव नहीं रह पाते हैं, तो जब भी आपको दिन में टाइम मिले तब भी आप उसको देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको कमेंट करके तो जरूर बताना है। एक तो क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग डेली का आंसर नहीं देते हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि मैं अगर चीज़ों को पूछ रहा हूँ तो कोई ना कोई आपको क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन डे, आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे सभी लोगों को याद है, उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है वो क्या है, ये आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, पाठशाला विद गौरव के नाम से सर्च करके आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी PDF के लिए, तो PDF के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। हमारा जो चैनल है पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग इसकी डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है ना। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और समझने के साथ साथ अगर आप इसी तरीके से वीडियो को देखेंगे, अगर हम करें कि एक बार आपने नोट कर लिया और नोट करने के बाद वीडियो को आप देख रहे हो, तो चीज़ें बहुत आसानी से कैसी जो पूरी पारदर्शी तरीके से आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन आपको जो चीज़ करनी है वो जिम्मेदारी के साथ करनी है। ये नहीं करना कि बस हमने अरे ठीक है पढ़ लेते हैं। ये सब आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आपको आज ही से याद करना है, क्या सिलेक्शन एक जिद है। तो इसी तरीके से क्या है, आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है, अच्छे से अपना ख्याल रखना है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था, थोड़ा सा खान पान का भी आप लोग सभी साथी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।